students, today we are going to learn about transportation in plants. देखो, हमने अभी तक पढ़ लिया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है. हमने ये देखा कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना कि उनके पास एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, एक और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिम्फ है, और पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल, डबल सर्कुलेशन, ये सब हमने एक ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टडी किया. बट थोड़ा सा मुझे सोच के बताओ कि क्या प्लांट्स के पास ब्लड होता है? नहीं होता. ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हो प्लांट्स के पास ब्लड तो है नहीं, बट प्लांट्स को भी तो कुछ ना कुछ चीज़ों को यहाँ से वहाँ करना होता होगा. बिल्कुल होता है. तो क्या वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही चीज़ें यहाँ से वहाँ करते रहें? उसमें क्या उनका काम चलेगा? छोटे प्लांट्स में शायद फिर भी चल जाए, बट बड़े ट्रीज़ में नहीं चलेगा. तो उनके पास ऐसा क्या है जिसके कारण वो चीज़ों को यहाँ से वहाँ कर पाते हैं? उनके पास होते हैं कुछ स्पेशल टिश्यूज़. प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं ये करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम. प्लांट्स के पास होते हैं स्पेशल टाइप के वैस्कुलर टिश्यूज़. वो थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों को इधर से उधर पहुँचाते हैं, बट क्योंकि प्लांट्स स्टेशनरी हैं, मतलब एक ही जगह पे रुके रहते हैं, ट्रैवल नहीं करते, तो उनकी एनर्जी नीड्स उतनी नहीं है या उतना क्विकली उनको कुछ काम नहीं कराना है जितने क्विकली हमारी बॉडी में काम का होना ज़रूरी है. तो उनमें क्या होता है, उनमें ये स्लो चलता हुआ ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी काम कर जाता है. बट हमारी बॉडी में ऐसा स्लो सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, इसलिए हमें हार्ट चाहिए, पंप करेगा ब्लड को, ब्लड फोर्स से निकलेगा. बट प्लांट्स के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से भी अपना फंक्शन कर लेते हैं. तो जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखते हैं तो ये सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो इनमें चीज़ों का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा स्लो होता है. उतना क्विक और एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम प्लांट्स के पास नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी एनर्जी की नीड्स कम है. क्यों कम है? एज दे आर स्टेशनरी, मतलब क्योंकि ये फिक्स्ड है, एक ही जगह पे रहते हैं, यहाँ वहाँ मूव नहीं करते, इसीलिए उतनी ज़्यादा इनकी एनर्जी की नीड्स भी नहीं होती हैं. इसलिए स्लोली अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, स्लोली अगर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, स्लोली अगर फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इनके लिए काफ़ी है. उनको उस चीज़ में एज सच कोई ग्रेट प्रॉब्लम नहीं आती. अब इनको ट्रांसपोर्ट कराना क्या है? तो आप जानते हो कि प्लांट्स सॉइल में हैं, उनकी रूट्स है सॉइल में. सॉइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, एक ऐसी जगह जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की भरमार है. तो सॉइल एकदम न्यूट्रिएंट से पैक्ड है. ये एक पूरा का पूरा टोटल रिजर्वायर की तरह है. यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स मिलेंगे जो प्लांट्स को चाहिए. तो प्लांट्स को चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड सो ऑन. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को ज़रूरत पड़ेगी खाना बनाने के लिए, ब्रेक डाउन कराने के लिए उस फूड का. तो प्लांट्स को ये सारी चीज़ें सॉइल से ही लेनी है. अब ये सब सॉइल में है, प्लांट को उसकी बॉडी के अंदर चाहिए, तो देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन मैकेनिज्म कि सॉइल से ये उनकी बॉडी में जाए. तो सॉइल से उनकी ये बॉडी में भेजने के लिए उनके पास एक पूरा का पूरा स्पेशल टिश्यू है. जिस स्पेशल टिश्यू को हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू में भी दो टाइप्स होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम, जिसमें से जो जाइलम है वो इन मिनरल आयंस को अंदर लेता है और साथ साथ सॉइल में प्रेजेंट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है यानी कि वाटर, उसको भी अंदर लेता है. तो इनके पास जो वैस्कुलर टिश्यू है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम भी अलग अलग चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में लगे रहते हैं. अब जाइलम आप 9th में पढ़ चुके हो, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये 4 अलग अलग टाइप के सेल्स का बना है. तो ये 4 अलग अलग टाइप के सेल्स का बना रहता है. जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, जिनमें से आपको याद होगा सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो था वो लिविंग था, बाकी जितने भी तीनों पार्ट्स हैं जाइलम के वो तीनों डेड हैं. तो बाकी सब डेड होते हैं, जिसमें भी वेसल्स और ट्रैकीड्स ये दोनों मिलकर बनाते हैं वो ट्यूब्यूलर सिस्टम या वो कंडक्टिंग पाइप, जिसकी हेल्प से वाटर ऊपर
ट्रैवल कर सकता है। तो ये सारे जाइलम मिलकर पूरा का पूरा कनेक्शन बनाते हैं, सारे जाइलम लाइन से जुड़े रहते हैं। और जो आपको लीफ में मिड रिब दिखती है ना, वो जो मिड रिब होती है, जो साइड में जो उनकी वीन्स होती हैं, उसके अंदर ये जाइलम और फ्लोएम रन करते हैं और इन्हीं की हेल्प से वाटर और आयंस ऊपर पहुंचते हैं। तो ये जाइलम वाटर और मिनरल आयंस को कंडक्ट कराने का काम कर लेता है। वहीं ये जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी 4 चीज़ों का बना है। इसमें होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, जिसमें से ये तीनों ही लिविंग है, केवल फ्लोएम फाइबर डेड है। और इसमें भी ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स मिलाकर वो ट्यूब बना रही हैं, जिसकी हेल्प से इनका जो ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब फूड है, वो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू में 2 हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब प्लांट्स को 2 मेजर काम करने हैं। पहला काम करना है वाटर और मिनरल आयंस का ट्रांसपोर्ट कराना, और दूसरा करना है फूड का ट्रांसलोकेशन कराना। तो वाटर और मिनरल आयंस को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो है हमारा जाइलम। तो वाटर और मिनरल आयंस दोनों जाइलम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होंगे। तो जाइलम 2 चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर भी और मिनरल आयन भी। कहाँ कर रहा है? उसके पास ऐसे वेसल्स और ट्रैकीज से मिलके बनी हुई ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स की हेल्प से चीज़ों को ऊपर भेज रहा है। तो जाइलम चीज़ों को सॉइल से लेता है और लीफ तक भेजता है। मतलब इन दोनों चीज़ों का जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट हो रहा है यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में। तो ये कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम नीचे टू ऊपर, मतलब ये फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स जा रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो भैया ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चीज़ें इतने बड़े बड़े ट्रीज़ में ऊपर तक नहीं पहुंच सकती। तो एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें सिंपल फिजिकल फोर्सेस भी वर्क करती हैं, और उनके वर्क करने के कारण पहले सॉइल से चीज़ों को अंदर लिया जाता है और उसके बाद उनको धीरे धीरे ऊपर पहुंचाया जाता है। तो इस चीज़ को करने के लिए 2 थ्योरीज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, यानी वाटर और आयंस का मूवमेंट। तो ये जो वाटर आयंस का मूवमेंट हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये हो रहा है 2 थ्योरीज के चलते। पहली थ्योरी है जिसमें वो कहलाती है द रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी हमारी पहली थ्योरी है। इससे आप कुछ ऐसे समझो कि ये है आपकी रूट्स जो सॉइल में है। अब रूट में कुछ माइन्यूट हेयर होते हैं, पतले पतले रूट हेयर। तो इमेजिन कर लेते हैं कि ये है हमारे रूट हेयर। रूट हेयर इतने थिन होते हैं ताकि उनके थ्रू चीज़ें आसानी से अंदर रूट के आ सकें। अब रूट के अंदर यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? रूट के अंदर यहाँ प्रेजेंट होगा जाइलम भी, और उसके पैरेलली प्रेजेंट होगा यहाँ इस तरह से फ्लोएम भी। तो पूरी रूट में जाइलम फ्लोएम आपको दोनों मिलने वाले हैं। अब ये सॉइल है, सॉइल है तो आप जानते हो सॉइल के अंदर है आयंस। तो सॉइल के अंदर बहुत सारे आयंस हैं, सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब होंगे। तब प्लांट क्या चाहता है? प्लांट चाहता है इनको अंदर लेना। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में फ़र्क है तो ही ये अंदर जा सकते हैं। और कैसे अंदर जाएंगे ये? अगर ये बाहर ज़्यादा है तो इनका सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा और ये डिफ्यूजन के कारण अंदर चले जाएंगे। बट अगर इनका कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, कि आयंस अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है, तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो प्लांट किसी भी तरह चाहता है कि मिनरल आयंस उसे मिल जाए, तो वो दोनों चीज़ें करने रेडी है। वो क्या करेगा? वो आयंस का टेकअप करेगा, बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली। पैसिवली मतलब बिना एनर्जी खर्च करे, मतलब बाय डिफ्यूजन, और एक्टिवली का मतलब है बाय स्पेंडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अगर बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है, उसके बाद भी वो चाह रहा है कि बच्चे कुचे जो बाहर हैं वो भी अंदर आ जाएं, तो वो एटीपी स्पेंड करता जाएगा और उनको भी अंदर बुला लेगा। तो इस तरीके से आयंस का अपटेक होता है।
कि जितने भी आयन्स हैं वो कलेक्ट करके प्लांट ले ले। तो चाहे खर्च करनी पड़ी एटीपी, चाहे ना खर्च करनी पड़े, अंदर तो उसने लेना ही लेना है। तो दोनों कंडीशन में वो उसको अंदर ले लेगा। तो एक बार जैसे ही बेटा आयन्स अंदर आते हैं, उसके बाद पता है क्या होता है। अब आप जानते हो कि हमने सॉइल को पानी दिया है, तो ये वाटर है, राइट, ये वाटर है, और यहाँ पर अंदर अभी आयन्स आ चुके हैं, और बाहर के कंपैरिजन में अंदर आयन बहुत ज़्यादा है। अब आप जानते हो वाटर ऑस्मोसिस करता है। वाटर देखता है कि जहाँ उसका कंसंट्रेशन कम है उसे वहाँ जाना है, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी निकल निकल के वहाँ जाएगा जहाँ पानी कम है। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ ये होने वाला है कि भैया बाहर तो पानी ज़्यादा था, अंदर पानी कम है, तो ये पानी यहाँ से निकल कर एंटर करेगा हमारी रूट के सेल में। तो ये जो हमारी रूट हेयर्स में एंटर करेगा और पहुँच जाएगा उनके जाइलम में। तो यहाँ से वाटर का अपटेक हुआ, और वाटर आयंस के कंसंट्रेशन के कारण ये देखते हुए कि आयंस अंदर ज़्यादा थे, अपनी ग्रेडियंट को फॉलो करते करते पीछे पीछे अंदर आ गए। तो वाटर के मूवमेंट में तिनका भर भी एटीपी खर्च नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है पैसिवली, मतलब टुवर्ड्स द ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट को देखते हुए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो इन्हें ग्रेडियंट को फॉलो किया और फॉलो कर करके वाटर अंदर मूव इन कर गया है। तो इस तरीके से पहले ने आयंस लिए, चाहे एनर्जी खर्च करनी पड़े चाहे ना करनी पड़े, सारी ले ली। तो एक्टिव पैसिव दोनों मूवमेंट शो किया, बट वाटर को लेने के लिए अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसिव मूवमेंट देखा हमने। तो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, फिर वाटर का अपटेक होता है, और वाटर को ये लोग लेते हैं पैसिवली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाटर को अंदर लेने में बिल्कुल एनर्जी खर्च नहीं होती। वाटर सिंपल ऑस्मोसिस के चलते अंदर चला जाता है, क्योंकि उसके ग्रेडियंट में फ़र्क था, यहाँ पानी ज़्यादा था, अंदर पानी कम था, तो इसीलिए वो अंदर जाएगा। तो ये पहली स्टेप है, इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर, कि रूट में एक इस तरह से प्रेशर बिल्ट हुआ कि वाटर अपने आप पीछे पीछे आया। प्रेशर बिल्ट कराया किसने? कराया इन आयंस ने, जो पहले ही अंदर आ गए थे, चाहे एक्टिवली लिए गए हों चाहे लिए गए हों पैसिवली, पर आयंस अंदर ज़्यादा थे और बाहर कम थे। वाटर ने ये फील किया और पीछे पीछे अंदर आ गया। अब जब वो एक बार पीछे पीछे अंदर आ जाता है, तो इमेजिन करो ये रूट है हमारी, और इस रूट में ये है हमारा जाइलम। अब जब वो अंदर आ गया तो वो क्या करेगा? इन आयंस को अपने अंदर घोलेगा, डिज़ोल्व करेगा प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो वाटर में आयंस अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे, और डिज़ोल्व होकर, क्योंकि यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो धीरे 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 ऊपर की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। तो धीरे धीरे ये पानी अपने ऑस्मोसिस के कारण ग्रेडियंट को फॉलो करते करते ऊपर बढ़ेगा। तो थोड़ी हाइट तक तो ये नॉर्मल ऐसे डिफ्यूजन के कारण चला जाता है, बट अगर हाइट ज़्यादा है और इस पानी को ज़्यादा दूर तक पहुँचाना है, तो ये सिंपली डिफ्यूज़ हो के नहीं पहुँच सकता। उस कंडीशन में से क्या करना पड़ता है? उस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा थ्योरी हेल्प करती है प्लांट्स की, और ये जो एक्स्ट्रा थ्योरी प्लांट्स की हेल्प करती है, या जो एक्स्ट्रा पुल प्लांट्स को मिलता है पानी को ऊपर खींचने के लिए, इसे हम कहते हैं द ट्रांसपिरेशन पुल। अब उसके लिए आप याद करो ट्रांसपिरेशन क्या होता था। देखो, अगर आपको याद होगा तो हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा हुआ है। ये है हमारा लीफ का कुछ एनाटमी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। देखो ये क्या हो रहा है, ये है हमारा लीफ का सरफेस। अब मैं पूरा तो ढंग से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा ऊपर का क्यूटिकल है, वैक्सी कोटिंग। ये है हमारे ऊपर के सेल्स, मतलब अपर एपिडर्मल सेल्स। ये है हमारे मीजोफिल सेल्स, मतलब वो वाले सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था। और ये है हमारा वैस्कुलर बंडल, मतलब जाइलम और फ्लोएम। जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें दिखते थे कुछ माइन्यूट पोर्स, जिन्हें हम कहते थे स्टोमाटा। तो ये है हमारे स्टोमाटा। अब होता क्या है, दिन के समय जब सन एकदम तेज़ है, तो सन क्या करता है, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इमेजिन करो कि जाइलम यहाँ तक पानी लाया था, इन सबको पानी दे रहा था,
और सन क्या कर रहा है, पानी को खींचना चाह रहा है। आपने बचपन में एक ऐड देखा होगा कि एक ऐड आता था ग्लूकोज का, जिसमें सन क्या करता था, एक ऐसा स्ट्रॉ डालता था और पानी आपकी बॉडी में से चूस लेता था। वो बच्चा मैदान में खेल रहा था और उसकी बॉडी में से पानी जा रहा है, ऐसा दिखाया था। कुछ वैसा ही यहाँ पे सन प्लांट के साथ भी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर से एक स्ट्रॉ डाल के उसके पूरे पानी को इवेपोरेट करा रहा है और वाटर वेपर के फॉर्म में उसका पानी चुरा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पानी इस स्टोमेटल पोर से निकलकर वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस सन की लाइट ने पानी को हीट करा, उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करा और उसको बाहर निकाल लिया। जब वो पानी इस तरह से लॉस होता है, उसके कारण बनता है एक पुल। इमेजिन करो वही एक्शन कि स्ट्रॉ से पानी को खींचा जा रहा है, तो जो पानी नीचे है वो भी तो ऊपर आएगा। तो वो पानी जो नीचे है उसको ऊपर बुला रहे हैं। तो वो पानी जो अभी यहाँ पर नीचे रूट में था, जाइलम में, उस पानी को कॉल किया जाता है अब, क्योंकि ऊपर भैया पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो यहाँ से जाइलम के अंदर जो पानी है, इस पे एक पुल लगता है जिसके कारण एक खिंचाव बनता है और इसको खींचकर ऊपर यहाँ तक बुलाया जाता है। ये पानी इसी कारण से ऊपर आ पा रहा है क्योंकि ये थ्योरी काम कर रही है जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल अगर ना हो तो प्लांट्स के लीव्स को पानी ही ना मिल पाए, मतलब स्पेशली बड़ी ट्रीज को। तो ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं एक नेसेसरी ईविल, मतलब ज़रूरी भी है और बुरा भी है, क्योंकि प्लांट्स वाटर लूज करना नहीं चाहते। बट अगर इस तरीके से वाटर लॉस नहीं होगा तो नया वाटर भी ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी भी साथ में काम करती है। तो जब ये दोनों थ्योरी साथ में काम करती हैं, तब जाकर दिन के समय प्लांट्स नीचे से लिए हुए पानी को, ये पानी जा रहा था अंदर, नीचे से लिए हुए पानी को सिंपल फिजिकल फोर्सेस की हेल्प से ऊपर तक बुला पाते हैं, क्योंकि ये स्टोमेटा से लॉस भी हो रहा था। इस कारण से ये दोनों थ्योरी साथ में काम करती हैं और पानी और आयंस ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो ये है हमारी द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने देखा कि भाई हाँ, पानी का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा है वो सिंपल फिजिकल फोर्सेस के कारण हो रहा है। ट्रांसपिरेशन में भी सिंपल फिजिकल फोर्सेस ही काम कर रही हैं, जैसे कि क्या, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। ये वाटर और वाटर के बीच का अट्रैक्शन ना हो तो ये वाटर साथ में चिपक के एक लाइन में कभी ऊपर नहीं जाएगा। बट ये दो लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्शन है जिसे हम कहते हैं कोहेजन। क्योंकि इनके बीच में ये अट्रैक्शन है कोहेजन नाम का, इसी के कारण ये पूरा एक चेन बनाकर लाइन से ऊपर जाता है जब सक किया जाता है। तो मतलब जब सन उसको चुराता है उस टाइम पे। दूसरा अट्रैक्शन जो होता है वो होता है वाटर और जाइलम के बीच में। जाइलम की वॉल्स ने भी वाटर को अपनी तरफ खींचा हुआ है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, और जो फोर्स वाटर और जाइलम के बीच में लग रही है वो फोर्स कहलाती है एडहेशन। तो ये एडहेशन और कोहेजन जैसी सिंपल फिजिकल फोर्सेस ही हैं जो पानी को ऊपर तक पहुंचा देती हैं, कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से प्लांट्स वाटर और आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब है हमारा कि ट्रांसपिरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ट्रांसपिरेशन का पहला इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेटिंग का है। जब हमें गर्मी लगती है, हम वाटर लॉस करते हैं स्वेट के फॉर्म में, तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है। लाइकवेज ट्रांसपिरेशन से प्लांट की बॉडी भी कूल हो जाती है। तो पहला काम है इसका कूलिंग इफेक्ट, तो ये देता है कूलिंग इफेक्ट। और जो इसका दूसरा काम है वो ये है कि ये वाटर के अपटेक में हेल्प करता है। तो वाटर और आयंस ऊपर तक पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये ट्रांसपिरेशन के कारण ही है कि ये ऊपर तक पहुंच रहा था। तो ये दोनों ही चीज़ें ट्रांसपिरेशन के कारण है। अब जो नेक्स्ट चीज़ प्लांट को ट्रांसपोर्ट करनी है दैट इज़ फूड। और फूड के ट्रांसपोर्ट को मैं कहती हूँ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इसीलिए कह रही हूँ बेटा क्योंकि सिर्फ इसकी लोकेशन चेंज कर रही हूँ, है वही प्लांट बॉडी, बस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होना है। जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र होना है, बाहर से कुछ अंदर नहीं आना, तो हम इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो भेजना कहाँ है? इमेजिन करो कि पत्ती ने खाना बनाया। अब पत्ती ने खाना बनाया है तो खाना पत्ती से भेजना है किसी दूसरे पार्ट तक। तो पत्ती से कहाँ भेजोगे? हो सकता है फ्रूट में, स्टेम में, रूट्स में, या फिर हमारे फ्लावर्स में। तो अगर ऐसे किसी दूसरे पार्ट में भेज रहे हो उसी प्लांट बॉडी में, तो हम उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन कौन करा रहा है? फ्लोएम करा रहा है। और जिस तरीके से ट्रांसलोकेशन होता है उसे हम कहते हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस।
क्यों कहते हैं मास फ्लो या बल्क फ्लो? देखो, इनने ग्लूकोज तो बना लिया, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं ये लोग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बन रहा था उसको बाकायदा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो उस स्टार्च को पहले कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में, जो 2 ग्लूकोज से मिलके बनी है। तो ये उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं जो 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज से मिलके बनी है। फिर उस सुक्रोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होगा उसको देखने के लिए इसे समझो। ये समझो कि भैया ये लीफ है, तो उसे हम कह रहे हैं सोर्स सेल। तो लीफ वो है जहाँ पर ये हमारा फूड स्टोर्ड है। ये फूड किस फॉर्म में है? यहाँ पर ये है सुक्रोज के फॉर्म में। तो सुक्रोज एक शुगर है जिसे हम कहते हैं डायसैकेराइड, क्योंकि ये 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो ये है हमारी सुक्रोज जो यहाँ प्रेजेंट है। अब प्लांट्स को क्या करना है? अपनी लीफ से इसको दूसरे पार्ट्स में भेजना है। इस शुगर को लीफ से निकाल के फ्लोएम में भेजना इतना आसान नहीं है, जबकि ये यहाँ पे ज़्यादा बनी है और फ्लोएम में है नहीं। उसके बाद भी ये डायरेक्ट नहीं ट्रैवल कर सकती क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इनको इस ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ प्रोटीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, मतलब इनको खर्च करना पड़ता है ATP। तो यहाँ पर ये लोग एनर्जी खर्च करेंगे। तो जैसे ही प्लांट एनर्जी खर्च करेगा या ATP स्पेंड करेगा, ATP स्पेंड करने के बाद मतलब एक्टिवली इस सुक्रोज को लोड कर दिया जाएगा इनटू फ्लोएम। फ्लोएम का भी क्या, जो हमारा सीफ ट्यूब और कंपेनियन सेल ने ट्यूब बना रखा है वो, तो वहाँ पर इनने इसको लोड कर दिया। तो यहाँ पर हुई लोडिंग और लोडिंग के कारण ये पहुँच गया है आपके फ्लोएम में। तो आपने सारे सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स की लोडिंग कराई और उनको फ्लोएम में भेज दिया। अब ये फ्लोएम में पहुँचा तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फ्लोएम और जाइलम एक दूसरे के आजू बाजू होते हैं। जैसे ही जाइलम ने ये देखा ना कि फ्लोएम में कहीं से बहुत सारा फूड मटेरियल आया है, तो उसने बोला मुझे भी जाना है वहाँ, क्योंकि वाटर की तो आदत है, जहाँ उसको दिखता है वो नहीं है वो तुरंत वहाँ भाग जाता है। तो जाइलम में जो वाटर घूम रहा था उसने जैसे ही ये रियलाइज़ करा कि भैया फ्लोएम में मेरी कमी है, वो क्या करेगा? वो तुरंत जाइलम को छोड़ देगा और एंट्री ले लेगा फ्लोएम में। अब ये जैसे ही फ्लोएम में आएगा ये पूरा सुक्रोज को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा और डिज़ोल्व करके बढ़िया अपने साथ साथ उस सुक्रोज को ले लेकर घूमेगा। तो यहाँ पर आप इमेजिन करो कि इधर पे आपने उसको भेजा है वाटर को और यहाँ पर उसके अंदर सुक्रोज बढ़िया से डिज़ोल्व हो गई है। तो ये सुक्रोज है जो उसके अंदर बढ़िया डिज़ोल्व हो गई है। तो यहाँ वाटर और सुक्रोज है पर यहाँ तो नहीं है। तो इसीलिए अब ये वाटर और सुक्रोज ग्रेडियंट को फॉलो करते करते मूव करना स्टार्ट करेंगे और बढ़ने लगेंगे हर डायरेक्शन में जहाँ जहाँ उनकी कमी है। तो जहाँ जहाँ कमी है वाटर वहाँ वहाँ जाता जाएगा। और जब वाटर इस तरीके से जहाँ जहाँ जाएगा तो कोई जगह ऐसी आएगी जहाँ पर प्लांट चाहता है कि फूड दे दिया जाए। उस जगह पे प्लांट क्या करेगा पता है? प्लांट खेलेगा एक ट्रिक। प्लांट बनाएगा वाटर को बेवकूफ़, क्योंकि वो क्या करेगा, जहाँ पर भी उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे इस फूड पार्टिकल को भेजना है, वहाँ पर ये वाटर में से फूड के पार्टिकल्स को अलग करेगा, फिर से एनर्जी खर्च करके और उनकी करा देगा अनलोडिंग। तो एक बार और एनर्जी खर्च करेगा प्लांट और सारे सुक्रोज को वहाँ से निकाल के उस सिंक में, मतलब उस पार्ट में डाल देगा जहाँ पर उनकी कमी है। तो यहाँ से निकल कर सुक्रोज पहुँच जाएगा सिंक में, यानी कि रूट में। अब ये जैसे ही रूट में पहुँचा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पानी रह गया अकेला, क्योंकि शुगर निकल के तो चली गई और बाजू में जाइलम है। जाइलम में अगेन पानी कम है। तब पानी को क्या लगेगा? चलो भैया वहाँ चलता हूँ, वहाँ कम हूँ। तो पानी अब यहाँ से निकल के जाइलम में वापस एंट्री ले लेगा। तो पानी ने क्या किया? पानी ने इनडायरेक्टली पूरे सुक्रोज का ट्रांसफ़र कराया और प्लांट ने बहुत स्मार्टली ATP खर्च कर करके शुगर्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसलोकेट कर दिया। तो प्लांट क्योंकि ATP खर्च करके काम करते हैं, तो उनका जब मन करे, जहाँ मन करे, वो वहाँ उस शुगर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जो शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है प्लांट्स में एक बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। बाई डायरेक्शनल मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया नीचे से ऊपर ही हो या ऊपर से नीचे ही हो, ये दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स नीड।
जैसे कि इमेजिन करो पोटैटो की स्टेम में फूड स्टोर्ड रहता है, तो जब लाइट नहीं आ रही, पोटैटो के पेड़ की पत्तियां खाना नहीं बना पा रही, उस वक्त ये नीचे से स्टेम में से खाना ले लेकर ऊपर भेजेंगे। तो इनको जब जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से खाने को यहाँ से वहाँ ये लोग करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मूवमेंट बाय डायरेक्शनल है। साथ साथ फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है एक्टिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों है बेटा? क्योंकि एटीपी के खर्चे के बाद ही हो रहा है, बिना एटीपी स्पेंड करे काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए हम कहते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होता है एटीपी खर्च करके, और ये एक बाय डायरेक्शनल टाइप का मूवमेंट है। तो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है, बिना एटीपी स्पेंड करे नहीं होगा। शुरू कहाँ से होगा? वहाँ से जिसे हम सोर्स कह रहे हैं। ये सोर्स मैक्सिमम टाइम लीफ ही होती है, क्योंकि लीफ ने तुरंत ही ताज़ा खाना बनाया होता है। वहाँ से पहले एटीपी खर्च करो, इसे फ्लोएम में भेजो, इसको कह रहे हैं हम लोड करना, लोडिंग। तो एटीपी खर्च करी, यहाँ भेज दिया। फिर इसको देखकर वाटर ऑस्मोसिस करके जाइलम से फ्लोएम में आ गया। वाटर बाय ऑस्मोसिस जब यहाँ आया, वाटर ने शुगर को खुद के अंदर किया डिसॉल्व, और वो अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रैवल करने लगा। जैसे ही वो साइट आई जो था हमारा सिंक, जहाँ पे हमें इस फूड को ड्रॉप कराना है, वहाँ पे प्लांट फिर से स्पेंड करेंगे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दोबारा एटीपी स्पेंड किया, इसको करा दिया अनलोड, गाड़ी से उतार दिया। पानी ने क्या देखा कि भाई अब तो मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो पानी निकल के वापस चला गया जाइलम में, और इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया। तो फूड के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च हो रही है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मास फ्लो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वाटर की हेल्प से फ्लो कर रहा है बहुत सारा शुगर, तो इसीलिए मास फ्लो हाइपोथेसिस कहलाता है। हाइपोथेसिस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अभी तक प्रूव्ड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हाँ यही हो रहा है, पर ये 100% करेक्ट है या नहीं, इस बारे में अभी भी थोड़ी रिसर्च चल रही है, इसीलिए अभी हम इसे मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये सजेस्टेड है कि हाँ ऐसे ही होता होगा। अब हमें देखना है डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस क्या देखोगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रहा है जाइलम के थ्रू, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है एक पैसिव प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है एक एक्टिव प्रोसेस। ये ट्रांसपोर्ट होता है इन अ सिंगल डायरेक्शन, ये होता है बाय डायरेक्शनल। ठीक है, तो 3 चीज़ें लिखेंगे हम इसमें कि पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है, इधर जाइलम उधर फ्लोएम। दूसरा हम लिखेंगे एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। तीसरा हम लिखेंगे डायरेक्शंस कि नीचे से ऊपर जा रहा है, यूनि डायरेक्शनल। और बाय डायरेक्शनल मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है बेस्ड ऑन इट्स नीड। अब हम हमारा एक नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो है एक्सक्रीशन। देखो एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन अगेन एक लाइफ प्रोसेस है, जो चौथे टाइप का लाइफ प्रोसेस है, जो एसेंशियल है। इसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स? अपनी बॉडी से हार्मफुल वेस्ट एलिमिनेट करते हैं। तो जब हार्मफुल वेस्ट बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं या बॉडी से बाहर किए जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अगर मैं प्लांट्स में देखूं तो प्लांट्स बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं अपना वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करने के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं? जो भी इनके वेस्ट मटेरियल होते हैं उन्हें अलग अलग तरीके से बाहर करते हैं। एक वेस्ट होती है इनकी ऑक्सीजन। क्यों वेस्ट है? क्योंकि इनने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनाई, उतनी यूज़ हो गई जितनी रेस्पिरेशन में चाहिए थी। एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट जो एक्स्ट्रा बनी थी उसका क्या? उसको कर देते हैं डिफ्यूजन से बाहर। तो अगर ऑक्सीजन वेस्ट है तो डिफ्यूजन से चली जाएगी। ऐसे ही रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तब हर सेल रेस्पिरेशन कर रहा है तो CO2 बन रही है। तो अब ये CO2 वेस्ट है तो ये भी डिफ्यूजन से चली जाएगी। तो स्टोमेटा की हेल्प से ये जो भी गैस इनके लिए वेस्ट होती है उसको डिफ्यूज़ करके बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही अगर इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से उसे बाहर कर देंगे। तो चाहे डिफ्यूजन हो चाहे ट्रांसपिरेशन हो, इन दोनों चीज़ों को ये यूज़ करते हैं एज अ मेथड ऑफ एक्सक्रीटिंग आउट। इसके अलावा प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जब भी कोई इनका पार्ट बूढ़ा हो गया है, जैसे उनकी पत्ती है, अब उसकी एज हो चुकी है, तो क्या करेंगे? जो भी उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो सब उस पत्ती में डाल देंगे, और जो भी उस पत्ती में अच्छा है, जो भी आयंस हैं मिनरल्स हैं, वो उसको उस पत्ती से ले लेंगे और फिर उस पत्ती को झड़ा देंगे। तो पत्ती अपने साथ सारी बुरी चीज़ें ले जाए और उसके पास जो अच्छा था वो ये रख लेते हैं। तो ये क्या करते हैं?
अपना सारा मटेरियल जो उनको नहीं चाहिए वो प्लांट के बूढ़े वाले पार्ट्स में डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इनमें। उनको ये आपने कई बार देखा होगा पेड़ों के बाहर ऐसा गोंद जैसा कुछ लगा रहता है, ये कुछ ऐसा दूध जैसा दिखने वाला केमिकल निकलता रहता है, तो वो भी इनका वेस्ट मटेरियल है। तो वो जो गोंद जैसा दिख रहा है, रेजिन्स, गम्स या टैनिन्स, उस फॉर्म में भी ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। और ये कहाँ निकालते हैं? निकालते हैं पुराने जाइलम के सेल्स में। तो जो आपको इनका बार्क जैसा हिस्सा दिख रहा है, वहाँ पर इनके जाइलम के सेल्स हैं, उनकी हेल्प से ये इन मटेरियल्स को बाहर कर देते हैं। तो आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फिर प्लांट्स के पास अगर कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, जैसे थोड़ा ज़्यादा पानी या आयंस, तो वो उन्हें सॉइल में भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं हमारे प्लांट्स ताकि वो अपने वेस्ट मटेरियल को एक एक करके एलिमिनेट कर सकें। So with this, we will wrap up today's class, and in our next class, we will learn about excretion in animals. तो हम यूनिसेलुलर एनिमल्स में और कुछ दूसरे एनिमल्स में एक्सक्रीशन देखेंगे और हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. दैट इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.